हम एग्जाम्पल नंबर 8 को यहाँ पे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करना चाहते हैं, यथातथ अवकल समीकरण वाली विधि से सोल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि जो हमारा क्वेश्चन है वो यथातथ है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप कैसे होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस रूप में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो dx का एक ही पद होना चाहिए और बाकी इसके साथ में एक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो dx का एक ही पद है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, और यहाँ पे इसके साथ में एक फंक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। फिर dy का यहाँ पे देखो एक ही पद होना चाहिए, तो यहाँ पे भी dy का एक ही पद और इसके साथ में एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर मानक रूप में नहीं होता तो हम क्या करते, हमारा क्वेश्चन को चेंज करते, किस में, मानक रूप में, इस रूप में हम लिखते। तो इस रूप में होना जरूरी है क्वेश्चन का। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं है। तो यथातथ अवकल समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेक करेंगे, m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष में और ये बराबर होना चाहिए n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष में। तो ये हमें चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम आई एफ ज्ञात करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों बराबर में नहीं है, ये इसके लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो एम डैश बोल दिया मैंने इसको, ऐसा क्यों बोला कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमने एम लिखा है, यहाँ पे एम डैश लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम को आपने एम डैश कर दिया और एन को एन डैश कर दिया, तो ये इससे हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मैंने एम डैश एन डैश ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखो ये लाइन, दोनों लाइन ये हम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखते, ये तो मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया, वरना हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू 0। इससे तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। यानी कि एग्जाम में आपको जब भी लिखना है आपको वैसे ही लिखना जैसे मैंने पीडीएफ में आपको लिख के दिया। ऐप से आप पीडीएफ पढ़ लेना, जैसे वहाँ पे लिखा वैसे करना आपको। यहाँ पे मैं केवल आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम आई एफ ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है यहाँ पे। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यथातथ अवकल समीकरण में बदलेंगे। बदलने के लिए हमें आई एफ ज्ञात करना है। और आई एफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि dx के 2 पद होने चाहिए और dy के भी 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पे तो रूल नंबर 1 नहीं लग रहा, तो हम रूल नंबर 2 यूज में लेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि समघात होना चाहिए। समघात का मतलब है कि प्रत्येक पद में घातों का जो योग होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल घात कितनी है, 2 + 1, 2 तो x की 1 y की, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे इसकी भी घात हमारे पास 3 आ रही है, तो सभी की घातें हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लग रहा है यहाँ पे कि समघात है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इस तरह से होना चाहिए। ये जो m है इसको हम x से गुणा करते हैं, यहाँ पे हम m के बजाय m डैश लिया है तो m डैश को x से गुणा करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे n डैश को y से गुणा करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमें 0 नहीं मिलना चाहिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या है, यथातथ नहीं है, ये हमें पता चल चुका। अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो m डैश x और n डैश y हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे m डैश x और n डैश y ज्ञात करोगे तो आपको माइनस का y की पावर 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्राप्त करके देखा है। और ये क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा। अगर मान लो ये 0 होता तो क्या हो जाता, 1/0 और 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाता। तो ये 0 भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये सही है तो हम क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये आई एफ ज्ञात करना हमने सीखा था। जो रूल नंबर 2 होता था, रूल नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि आई एफ होगा इस तरह से, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता तो ये अभी अपरिभाषित हो जाता, तो हमें पता चल जाता। तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 0 होगा या नहीं होगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जब भी 0 होगा अपरिभाषित हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो अपरिभाषित नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये 0 नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास आई एफ का मान। अब देखो हमने यहाँ पे देखो रूल नंबर 2 के अंदर क्या होता है, आई एफ हमें मिल चुका है। अब आई एफ को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन हमें ऐसा ध्यान होना चाहिए कि हम क्वेश्चन से डायरेक्ट गुणा नहीं करते। हमें पहले चेक करना होता है कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इस रूम में होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। अगर नहीं है तो हम बदलते हैं फिर गुणा करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पहले से इस रूम में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आई एफ को क्वेश्चन से गुणा कर देंगे यहाँ पर।
तो क्वेश्चन से गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, IF से गुणा कर दिया। तो IF से गुणा करके हमने इस तरह से लिख दिया। ध्यान रखना, कभी भी IF से गुणा करने के बाद सोल्व मत करना, जैसे आ रहा वैसे रखना। यहाँ पे IF से गुणा करने के बाद आपको ये फंक्शन मिल रहा तो आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। यहाँ पे भी IF से गुणा करने के बाद ये फंक्शन मिला तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि लघुत्तम लेके इसको आगे सोल्व कर दे, ऐसा मत करना आप। बस केवल जितना आपको यहाँ पे मिलेगा वैसे रखना। अब हमें ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन हम चेंज करके इस तरह से हो चुका है। ये हो चुका हमारे पास सेकंड, ये क्वेश्चन बदल चुका है। अब हम देखो इसको सोल्व करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि IF से तो हमने इसको गुणा कर दिया तो ये यथातथ रूप में बदल चुका है, तो ज़रूरी नहीं है। केवल रूल नंबर वन ही एक ऐसा रूल है जिसके अंदर एक बार आप IF से गुणा कर देते हो तो 100% वो यथातथ में बदल जाता है। इसके अलावा जितने भी मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सबको आपको चेक करना पड़ेगा कि यथातथ में बदला है या नहीं बदला है। तो हम एक बार इसको वापस चेक करेंगे कि हमने IF से गुणा कर दिया, अब गुणा करने के बाद ये यथातथ अवकल समीकरण बनी है या नहीं बनी है। तो चेक करते हैं हम इसको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम वापस इसको तुलना करेंगे इससे। देखो यहाँ पे मैंने M डैश N डैश क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वापस इसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम रूल नंबर वन के अलावा आप रूल नंबर 2 यूज में लो, रूल नंबर 3 यूज में लो, या रूल नंबर 4, यहाँ पे 4 या 5, यहाँ पे इनमें से कोई सा भी यूज में लो, आपको वापस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वापस चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे M और N यहाँ पे ले लिया। क्योंकि मुझे M और N यहाँ पे लेना था इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डैश लगा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे। तो देखो dx के साथ में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, M कहेंगे, और dy के साथ में जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy के साथ में जो n था उसको यहाँ पे देखो इसको n कर दिया और इसको हमने m कर दिया। तो हमें यहाँ पे m और n का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम चेक करेंगे कि यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, फिर ये बराबर होना चाहिए n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, ये इसके बराबर में होना चाहिए। यदि ये ऐसा होगा तो ये यथातथ अवकल समीकरण होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो हमें ये मिलेगा, और n का आंशिक अवकलन करोगे आप x के सापेक्ष तो भी आपको यही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है। और यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करना तो आपको आता है। जो हमारा ये क्वेश्चन है ये यथातथ अवकल समीकरण में बदल चुका है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल ये है, इसको सोल्व करना है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व किया था सेम टू सेम वैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका तो सेम है, p ज्ञात करना, फिर हमें क्या करना, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना और इसको c के बराबर में लगाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p ज्ञात करेंगे। तो p ज्ञात करने के लिए मैं p का फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लूँगा। तो आप देख सकते हो p का फॉर्मूला होता है इस तरह से कि हमें m का अवकलन करना है x के सापेक्ष में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा m है इसके अंदर तो y भी आ रखा है। तो y का क्या होगा, y को हम क्या करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे। तो जब भी आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम y को कांस्टेंट मानते हुए इसको समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने m का मान रख दिया, यहाँ से उठाकर तो हमने m का मान रख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या है, y तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है। और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा इस तरह से, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस का पहले से आ रहा है, y की पावर 3 भी पहले से आ रहा है। तो इस तरह से हमें p का मान मिल चुका है। अब p का मान में हमें मिल चुका, अब हमें ज्ञात करना फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखो इसका आंसर इस तरह से होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो हमें यहाँ पे y भी ज्ञात करना, फंक्शन ऑफ y हमें यहाँ पे ज्ञात करना। तो फंक्शन ऑफ y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये होता है फंक्शन ऑफ y का सूत्र यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, n का मान हम क्या करेंगे यहाँ से पुट कर देंगे, और p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष। तो ये हमारे पास p है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमें इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी। ये कैसे किया, बिना मैंने इसको सोल्व नहीं किया, और मैं कभी भी इसको सोल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। और मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये आएगा, तो इसका शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो y का 1/y का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y आ गया। तो हमें यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ y मिल चुका है और p भी मिल चुका है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर इसको मैंने 1/y कैसे लिखा, तो उसका आंसर ये जो है इसको चेक करने का तरीका है कि हमारे पास जो n होता है उसको चेक करो आप। इसके अंदर आपके पास x वाले पद होने चाहिए।
नहीं है तो अच्छी बात है, अगर x वाले पद है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 से गुणा कर देंगे। जहाँ पे भी x वाला पद है, इस पूरा पद में x है तो हम इस पूरे पद को हम 0 से गुणा कर देंगे। तो 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/y। तो ये 1/y इसका मान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 1/y, तो यहाँ पे हमें देखो फंक्शन ऑफ y मिल चुका है। अब इसका आंसर होता है इस तरह से, p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c, ये होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम p का मान रखेंगे, फंक्शन ऑफ y का मान रखेंगे और इसको c के बराबर लगा देते हैं। तो देखो p का मान तो हम यहाँ से रख देंगे, फंक्शन ऑफ y का मान यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ पे देखो p का मान हमने यहाँ पे रख दिया और फंक्शन ऑफ y का मान भी हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे देखो c लिखना है हमें, c क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, log c लिख दिया। ज़रूरी नहीं है आप log c लिखो, आप इसको हटाकर यहाँ से c भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। तो आप ऐसे लिखो तो भी गलत नहीं है और इसको हटाकर आप c लिख दो तो भी गलत नहीं है, तो दोनों सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हो। इसको क्या करो, 3y³ से गुणा कर दो तो ये यहाँ से नीचे हट जाएगा, वो आपकी इच्छा है, फिर आगे आप सोल्व करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर है। और आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर है। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने क्या कहा था कि हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कैसे सोल्व किया। मैंने यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी यूज में ले ली। लॉग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पे देखो ये माइनस में था तो इसको तो मैंने इस साइड में भेज दिया। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। यहाँ पे देखो लॉग y लॉग है, यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे देखो 2 लोग यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। जब भी 2 लोग ऐड होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। कैसे, ये जो माइनस यहाँ पे y और ये c जो इसके अंदर आता है उसको हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cy हो जाएगा। और इस साइड में क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में ये जाएगा तो ये पक्षांतरण हो गया, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/3 x³ और डिवाइड में y³। अब यहाँ से देखो मैं लॉग को हटाऊंगा, तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा cy हो जाएगा और लॉग को हटाएंगे तो ये e³ में चल जाएगा 1/3 x³ डिवाइड बाई y³, इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे, आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये हमने कैसे प्राप्त किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे लिखा है, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।